लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। एक एस्पेक्ट तो यह है। दूसरा है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। पहली अनुसूची जो संविधान की है उसमें राज्यों और उसके राज्य क्षेत्र का नाम लिखा है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। कहने का अर्थ क्या है कि जो अनुच्छेद 1 का खंड 1 है वह बताता है कि भारत क्या है, अर्थात राज्यों का संघ है। दूसरा यह बता रहा है कि राज्य कहाँ हैं लिखे हुए संविधान में, उनकी चर्चा कर रहा है यह कि इस अनुसूची 1 में राज्यों का उल्लेख है। और तीसरा जो इसका खंड है अनुच्छेद 1 का खंड 3, उसके 3 उपखंड हैं जिसमें बताया गया है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स हैं। इसके बाद जो यूनियन टेरिटरीज हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिनको हमने अर्जित किया है, एक्वायर किया है, वैसे क्षेत्र भी हमारे राज्य क्षेत्र के भाग हैं। इसका अंग्रेजी वाला जो एस्पेक्ट है वो देखें अगर, लिखा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और क्लॉज 3 है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो ये पहला अनुच्छेद है इसका। दूसरा जो अनुच्छेद है वह कह रहा है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। दो बातें हैं यहां, एडमिशन भी है और एस्टैब्लिशमेंट है, और बीच में आ गया है। इसका मतलब है ईदर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, या तो प्रवेश या स्थापना। अब इसमें है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। इसको हम लोग विस्तार से भी चर्चा करेंगे एक एक अनुच्छेद की, और उस समय फिर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। अभी केवल हम लोग इस पर नजर डाल रहे हैं कि क्या है यह। 2A जो है वह तो रिपील हो गया है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तीसरा जो अनुच्छेद है वह कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। यहां पर क्या था, यहां पर है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, यहां है फॉर्मेशन। तीन बातें हैं राज्यों के संबंध में। हिंदी में उसको कहते हैं प्रवेश, इसको कहते हैं स्थापना, इसको कहते हैं निर्माण। यह कह रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। दोनों को साथ साथ लेके चलें हम लोग, हिंदी अंग्रेजी दोनों को साथ साथ लेके चलें तो आपको समझने में आसानी होगी। यहां है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों या नामों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यहां पर निर्माण की बात है, और यहां पर जैसा भी मैंने कहा एक है प्रवेश और एक है स्थापना। तो तीन प्रक्रियाएं हो गई राज्यों के संबंध में। इसके बाद लिखा गया है कि किसी राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है संसद, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और इसके नीचे जो अनुच्छेद का पैराग्राफ है उसमें प्रक्रिया उल्लिखित है कि परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित
नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इस पर व्याख्या करूंगा मैं, क्या है, और है कि इस अनुच्छेद के खंड क से खंड अंग में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, परंतु परंतुक में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। इसकी बात हम लोग करेंगे आगे विस्तार से। चौथा जो अनुच्छेद है वह यह कह रहा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में संशोधन करना है। यह है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं, अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। और इसके बाद है कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ये कुल 4 अनुच्छेद हैं हमारे भाग 1 के, जिन पर हमें चर्चा करनी है और ये सब भारत की राजनीतिक संरचना से संबंधित हैं। एक एक करके हम लोग पहले बात करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यहां पर यह आएगी कि हम सबसे पहली बात यहां पर यह आ रही है कि हमें राजनीतिक संरचनाएं क्या होती हैं उनके बारे में पहली समझ होनी चाहिए, फिर हम भारत की राजनीतिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि राजनीतिक ढांचा क्या होता है और कितने तरह का होता है। पॉलिटिकल डिजाइन, एक होता है संघ, यूनियन, दूसरा है महासंघ, कॉन्फेडरेशन, और तीसरा है परिसंघ या फेडरेशन। 3 मुख्य राजनीतिक ढांचा है और हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो संघ ही एक ऐसा ढांचा है जिसको हम सही तरीके से परिभाषित करते हैं, अन्यथा बाकी जो दोनों हैं उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो जो संघ है उसके बारे में चर्चा कर ले कि एक केंद्र सरकार है, एक स्थानीय निकाय है और उसके नीचे नागरिक है। यह ढांचा है संघ का कि केंद्र सरकार उसमें सर्वशक्तिशाली होती है, उसने अपने हिसाब से स्थानीय निकाय बनाए हैं, लोकल बॉडीज, और उसके माध्यम से वो नागरिकों पर नियंत्रण रख रही है। तो इसके पास जो शक्तियां हैं, स्थानीय निकाय के पास जो शक्ति है, उस शक्ति का स्रोत केंद्र सरकार है। शक्तियां मिल रही हैं इसको केंद्र सरकार से और उन शक्तियों का प्रयोग करके स्थानीय निकाय नागरिकों पर नियंत्रण रखता है। दूसरी बात हम यह कह सकते हैं कि ऐसे राजनीतिक ढांचे में केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली होती है जो स्थानीय निकायों को शक्तियां देकर नागरिकों पर नियंत्रण रखती है और उनका नियमन करती है। इस आधार पर हम इसको लिख सकते हैं आसानी से। तो इसकी व्याख्या की जाए, संघ की केंद्र सरकार
सर्वशक्तिशाली होती है, स्थानीय निकायों को शक्तियां देकर नागरिकों पर नियंत्रण रखती है तथा उनका नियमन करती है। इसके बाद इसमें याद रखना है कि जो शक्तियां इसने दी है उसको अगर आवश्यकता है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है। लिखा जाएगा कि स्थानीय निकायों को दी गई शक्तियां आवश्यकता अनुसार कम की जा सकती हैं या उन्हें वापस लिया जा सकता है। अब इससे यह पता चला कि संघ के राजनीतिक ढांचे में क्या होगा कि ऐसे ढांचे में स्थानीय निकायों का अस्तित्व संघ की इच्छा या विवेक डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। जब उसको शक्ति देगा संघ तो वो काम करेगा, शक्तियां अगर वापस ले ले तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये तीन मुख्य बातें संघ के राजनीतिक ढांचे में हमें दिखाई देती हैं। अब सामान्य रूप से हम यह कहते हैं कि संघीय ढांचा सामान्यतः छोटे भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों में कार्य करता है। जैसे उदाहरण लेंगे हम, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, सब छोटे भौगोलिक क्षेत्र वाले राष्ट्र हैं। सत्तावादी राज्यों में भी ऐसा ढांचा विद्यमान हो सकता है, जैसे चीन है। इसका मतलब हुआ कि सामान्य रूप से जिसका आकार भौगोलिक रूप से छोटा है वहां तो ये बहुत सफल होगा। कई बार ऐसा हो सकता है या वहां पर पाया जाता है, वहां पर कार्य करता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर भौगोलिक विस्तार भी बहुत बड़ा है उसका, जैसे चीन है, भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, लेकिन अगर वो सत्तावादी है तो सारी शक्तियां एक जगह केंद्रित हैं जो संघ सरकार में है यहां, और संघ सरकार ने शक्तियां देकर स्थानीय निकाय बनाए। तो जैसे चीन में हमने देखा है कि चीन में केंद्र सरकार है और प्रांत हैं उसके, लेकिन प्रांतों का जो स्टेटस है वह स्थानीय निकायों की भांति है। तो सीधे सीधे नियंत्रण वह नागरिकों पर रखता है अपने केंद्र के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि सामान्य रूप से तो छोटे भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों में संघ का ढांचा हमें दिखता है, लेकिन कई बार बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों में भी हो सकता है ऐसा ढांचा, यदि वह राज्य सत्तावादी है, जिसका उदाहरण हमने दिया है चीन, या पहले था सोवियत संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स।
तो वह भी एक संघ था और वहां भी जो उसके गणराज्य थे वो उसके साथ उसके दबाव में थे या उसके नियंत्रण में थे। तो इस तरीके से संघ का ढांचा हम समझ सकते हैं कि विश्व स्तर पर कई ऐसे ढांचे हैं जो संघ हैं, यूनिटरी हैं और जहां केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली है। एक तो पक्ष यह है इसका। दूसरा जो ढांचा है हमारे पास वह है महासंघ का, कॉन्फेडरेशन का। क्षेत्रीय सरकार है या राज्य? अब यहां मैं लिख रहा हूं राज्य। कई राज्यों ने मिलकर केंद्र का निर्माण किया है और उन्होंने केंद्र को शक्तियां दी हैं। मुख्य रूप से कौन सी? दो शक्तियां होती हैं, एक तो विदेश मंत्रालय की या विदेशी मामलों की और दूसरा सुरक्षा की। तो आमतौर पर ऐसा जो ढांचा होगा उसमें राज्यों के द्वारा संघ का निर्माण किया जाएगा और संघ को विशेष कुछ शक्तियां प्रदान की जाएंगी। लेकिन इसमें खासियत यह है कि इसमें से कोई भी राज्य जो है वह जब चाहे तब अलग हो जा सकता है, तो उसमें उसको अलग होने की छूट है। तो एक पॉइंट इसमें यह लिखा जाएगा कि राज्यों या क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा संघ का निर्माण अधिकांश शक्तियां राज्यों में निहित हैं। संघ के पास मुख्यतः दो शक्तियां हैं, एक प्रतिरक्षा की और दूसरी वैदेशिक, डिफेंस और फॉरेन। अब इसमें क्या है कि ऐसे ढांचे से कोई इकाई अलग हो सकती है, अतः इसमें राज्यों के बीच समझौता या राज्यों के बीच समझौते की प्रकृति ढीली होती है, लूज एसोसिएशन है। लूज एसोसिएशन है, उससे कोई राज्य अलग हो जा सकता है। यह महासंघ की स्थिति है। विश्व स्तर पर यदि हम देखें तो महासंघ वास्तविक अर्थ में विश्व स्तर पर महासंघ कोई ऐसा विद्यमान नहीं है। लेकिन दो महासंघ, हम दो तरह के महासंघों की पहचान कर सकते हैं। एक को कहते हैं अधिराष्ट्रीय, सुप्रा नेशनल, और दूसरे को कहते हैं उपराष्ट्रीय, सब नेशनल। अधिराष्ट्रीय का मतलब हो गया राष्ट्रों का एक
ढीला संघ, लूज एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स या नेशंस, जैसे यूरोपीय संघ है। भी हमने पढ़ा है ब्रेक्सिट कि ब्रिटेन उससे बाहर हो गया, तो उससे अलग हो जाने का अधिकार है उसको वो छूट मिलती है। किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर कार्यरत कोई महासंघीय ढांचा, जैसे हो जाएगा भारतीय उद्योग महासंघ, CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये उपराष्ट्रीय राष्ट्र की सीमा के अंदर है, कोई संगठन ऐसा काम कर रहा है, उसमें से भी कोई जो उसका मेंबर होगा वह उससे अलग हो जा सकता है। अगर हम राष्ट्रों के स्तर पर देखेंगे, सुप्रा नेशनल अधिराष्ट्रीय, तो यूरोपीय संघ है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे जो संघ हैं उनसे उसका कोई सदस्य बाहर हो जा सकता है और इसको हम एक महासंघ के तौर पर देख सकते हैं। किसी राष्ट्र को वास्तविक अर्थों में महासंघ कहना बहुत तक संगत नहीं है वर्तमान विश्व राज्य प्रणाली में। तीसरा जो हमारा राजनीतिक ढांचा है वह है परिसंघ का फेडरेशन है, सब कुछ महासंघ जैसा ही है। राज्यों ने मिलकर आपस में समझौता करके राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया है और उसको मुख्य रूप से प्रतिरक्षा और वैदेशिक शक्तियां भी दी हैं। अंतर केवल यह है कि परिसंघ से कोई उसकी इकाई अलग नहीं हो सकती। महासंघ में उसको अलग होने की छूट है, यहां पर वह अलग नहीं हो सकता। यही एक अंतर है महासंघ और परिसंघ के बीच, मूल अंतर यह संरचना की दृष्टि से। राज्यों के बीच समझौते अथवा बिना समझौते के आधार पर संघ का निर्माण, और दूसरा है ऐसे ढांचे से किसी इकाई को अलग होने का अधिकार नहीं होता। जैसे अमेरिका है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, ये सब फेडरल स्टेट्स हैं, परिसंघीय ढांचा है। अब समस्या यह है कि जो बातें हमने परस्पर विरोधी लिखी हैं वो क्या है? राज्यों के बीच समझौते या बिना समझौते, दोनों बातें। या तो समझौता है या नहीं है, समान रूप से समझौता होना चाहिए। क्यों? इसमें एक बात लिखी जाएगी कि परिसंघ की कोई सटीक परिभाषा उपलब्ध नहीं है। पहली बात तो याद रखनी, कोई एक स्पेसिफिक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है इसका। जो शब्द आया है फेडरेशन, फेडरेशन शब्द की उत्पत्ति फीडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ प्रतिज्ञा पत्र
कोवेनेंट अथवा समझौता है, बाध्यकारी समझौता है। बाध्यकारिता किससे? कि इसको किसी भी इकाई को अलग होने का अधिकार नहीं है, इसलिए यह बाइंडिंग एग्रीमेंट है, इसलिए उसको हमने कहा है प्रतिज्ञा पत्र, कोवेनेंट है वह, जिससे वह कोई इकाई उससे अलग नहीं हो सकती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी कोई सटीक परिभाषा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है उसका अर्थ चूंकि समझौता होता है, इसलिए हम मानकर चलते हैं कि राज्यों के बीच जो समझौता होगा उसी के आधार पर परिसंघों का निर्माण होगा। लेकिन चूंकि परिभाषा उपलब्ध नहीं है, इसलिए कई बार बिना समझौते के भी परिसंघों का निर्माण किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में कई तरह के परिसंघ हो जा सकते हैं जो देश विशिष्ट होते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में उनकी आवश्यकता जो है उसके हिसाब से परिसंघों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे भारत का परिसंघ भारत के हिसाब से होगा, अमेरिका का परिसंघ अमेरिका के हिसाब से होगा, रूस का परिसंघ रूस के हिसाब से होगा। तो कहा जाएगा कि परिसंघ का जो ढांचा है यह देश विशिष्ट होता है, कंट्री स्पेसिफिक है वह, और अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम परिसंघ का निर्माण करते हैं।